हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इतिहास। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। एज यू मे बी नोइंग कि हमारे चैनल पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक वो सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम के बीच में थी। सो इट वॉज बिटवीन 2500 BC टू 1750 BC। इन केस आप लोगों को AD एंड BC का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ी सी भी उसमें कन्फ्यूजन है तो आई बटन पे आप देखिए, वहाँ पे आपको वीडियो पॉप हो रही है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो व्हाट इट सेज, वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो 4 जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, उसमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो 4 कौन कौन सी हैं? मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहाँ पर थी, उसकी बसावट कहाँ पर थी, किस रिवर के अराउंड वो सिविलाइजेशन बसी हुई थी? सो इट वॉज इंडस। इजिप्ट की नाइल के पास, चाइना की वांग हो, मेसोपोटामिया की टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए। एंड येस, एक छोटी सी टिप, इन केस आप लोगों ने अभी तक नोट्स बनाने अपने स्टार्ट नहीं करे हैं तो पेन पेपर उठाइए, अभी से अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए और चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। ये छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करती हैं, और वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम वीडियो में हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो साथ के साथ अपना हाईलाइट करते चलिए। अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट एक्सकेवेटेड सिटी, मतलब फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी कौन सी थी इसकी? हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड एट हाकरा घागर रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट एक्सकेवेटेड सिटी कौन सी थी? हड़प्पा। क्योंकि एक टाइप का एक रूल है कि जो भी किसी सिविलाइजेशन की यदि आप बात कर रहे हैं तो उस सिविलाइजेशन की नेमिंग कैसे होगी? सो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी फर्स्ट एक्सकेवेटेड सिटी होती है ना, तो उसी पे उस सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है। सो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसको इंडस क्यों कहा? क्योंकि इंडस के पास इसकी बसावट थी। और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्यों कहा है? क्योंकि ज़्यादातर साइट्स इसकी हाकरा घागर रिवर के पास में मिली हैं। ऑलराइट, सो अभी तक हमने बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब हम देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी 2 मेन फेमस साइट्स हैं, एक हड़प्पा एंड दूसरी मोहनजोदारो। इन लोगों को किसने डिस्कवर किया था? कौन सी नदी के तट पर ये बसे हुए थे और कौन कौन से साल में ये फाउंड हुई थी? ठीक, ये 2-3 चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक टेबल बना लिया है। तो हड़प्पा जो है, इसके फाउंडर कौन थे? RV दयाराम साहनी। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया था। रावी के तट पर ये बसी हुई है और 1921 में ये ढूंढी गई थी। सेकंड, मोहनजोदारो, जिसको माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको RD बनर्जी ने डिस्कवर किया था। ये इंडस यानी सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है। कब ये डिस्कवर हुई थी? 1922 में हुई थी। सर जॉन मार्शल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बोथ ऑफ दीज डिस्कवरीज। मतलब इन दोनों के डिस्कवरीज में, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की डिस्कवरी में सर जॉन मार्शल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप इसको हाईलाइट करेंगे। सेकंड, चार्ल्स मेसन, ये पहले यूरोपियन थे टू डिस्कवर एंड डॉक्यूमेंट द र्यून्स ऑफ हड़प्पा। ठीक, इसको भी आप हाईलाइट कीजिए। तो IVC वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। हमने कवर किया था ह्यूमन पास्ट को, जिसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ था। क्या थे वो? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या था? जहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं थे, उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने वो कवर किया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ था? वो स्टोन एज और मेटल एज में वो क्लासीफाई की हुई थी। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ था? वहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ था, स्टोन एज एंड मेटल एज। सेकेंड आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है? कुछ कुछ चीज़ें हमको मिली हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं, जैसे कुछ कुछ उनकी स्क्रिप्ट्स हैं, बट वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, उनको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं हम लोग। और हिस्ट्री मीन्स उसमें प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन है। करेक्ट।
सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, मतलब IVC से कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स मिली हैं, कुछ ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनकी सील्स पे कुछ कुछ एनग्रेव्ड है, बट उस चीज़ को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। वो स्क्रिप्ट उनकी अभी तक अनडिसिफर्ड है। इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, जो कि मेटल एज है। सो ये टाइम पीरियड उसी के अराउंड है जब मेटल एज चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मेटल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने देखा था चालकोलिथिक क्या था, कॉपर स्टोन एज, अब ब्रॉन्ज आ गया था। आयरन से पहले, मतलब चालकोलिथिक के बाद और आयरन एज से पहले एक बेज कप फेज था जो कि ब्रॉन्ज एज था। ब्रॉन्ज क्या होता है, एक एलॉय होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ठीक। सो मोर देन 100 साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड। सो इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब तक 100 से भी ज़्यादा साइट्स अभी तक डिस्कवर हो चुकी है। यहाँ के लोग कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इन सब मेटल्स के बारे में जानते थे, बट एक ऐसी चीज़ थी जो कि आज के डेट में तो बहुत ही कॉमन है, बट उस टाइम के लोगों को इसका नहीं पता था, वो थी आयरन। दे वर अनअवेयर ऑफ द आयरन। सो कहीं भी इसकी साइट पे से आयरन का कुछ भी हमको नहीं मिला है। सो यही छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाती हैं। आप अपने नोट्स में ये मेंटेन कीजिए, हाईलाइट कीजिए कि आयरन इन लोगों को नहीं पता था, क्योंकि क्वेश्चन यदि आ गया कि विच सिविलाइजेशन वाज अनअवेयर ऑफ द आयरन, एटलीस्ट बता सकते हैं इट वाज IVC। सो कमिंग टू जोग्राफिकल एक्सटेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इंडस वैली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, मतलब ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। उसका सबसे एक्सटेंट, मतलब सबसे लास्ट वो कौन कौन सा था, नॉर्थ से साउथ तक का या ईस्ट से वेस्ट तक का। सो ईस्ट की बात करें तो वो आलमगीर, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के पास एक साइट थी आलमगीर, वहाँ तक था, ठीक। साउथ की बात करें तो दाइमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के आसपास ये साइट फैली हुई थी। सुख्ता कैंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है, पाक ईरान बॉर्डर पे है। एज यू में बी नोइंग कि ये जो साइट थी मोस्टली ये पाकिस्तान एरिया में कवर्ड थी। सो आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान तो अलग हो गया, सो इसलिए जो वेस्टर्न एक्सटेंट था इसका, सुख्ता कैंडोर बलूचिस्तान की एरिया पड़ेगा। बलूचिस्तान कहाँ है अभी, पाक ईरान बॉर्डर पे है। कमिंग टू द नॉर्थ तो मांडू जो जम्मू में है, और इसके साइड में कौन सी रिवर थी, चेनाब थी। सो आपको कवर हुआ होगा कि नॉर्थ में मांडू, ईस्ट में आलमगीर UP, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र, वेस्ट की बात करें तो सुख्ता कैंडोर बलूचिस्तान। अब देखिए ये जैसे जो स्टैटिक पार्ट है, तो ये अब जैसे टाइम के साथ और ज़्यादा डिस्कवरीज होंगी, कुछ कुछ साइट्स और डिस्कवर होंगी, तो हो सकता है कि कुछ कुछ चेंजेस आए, और लेकिन ये स्टैटिक पार्ट है तो ये मोस्टली यही रहता है। सो जोग्राफिकल एक्सटेंट तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन अब इसने एरियाज़ कौन कौन से कवर किए हुए थे। सो कवर्ड दी पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान एंड UP। तो मेजरली ये जगह इसने कवर की हुई थी, ये यहाँ पे लोग बसे हुए थे। सो यहाँ बात करें मेजर साइट्स इन पाकिस्तान पे तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, ये 3 हैं। इंडिया में है लोथल, रंगपुर, सुरकोतरा, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट आता है कालीबंगन, राजस्थान। नेक्स्ट आता है बनावली, हरियाणा, आलमगीरपुर, UP। देखिए अभी तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा कि जोग्राफिकल एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है और कुछ मेजर साइट्स पढ़ ली, लेकिन आगे की वीडियो में हम एक एक साइट्स लेंगे। जैसे कि लोथल है, लोथल में क्या मिला, रंगपुर में क्या क्या मिला, कालीबंगन में क्या मिला, आलमगीरपुर क्यों फेमस हुआ, मतलब क्या चीज़ यहाँ पे मिली। सो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन साइट्स पे क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी इस टाइम पीरियड से रिलेटेड। ऑलराइट, जैसे कि क्वेश्चन यदि आ जाता है कि राइस हस्क, जो चावल के ऊपर जो कवरिंग होती है, वो जो उसके बाहर का जो कवर होता है वो सब मिला है, तो वो सब कहाँ मिला है, तो वो लोथल में मिला था। क्या पता चला कि वहाँ के लोग चावल वगैरह कंज्यूम करते थे, यानी कि उस सिविलाइजेशन को चावल की नॉलेज थी। ऑलराइट, सो इस तरीके से क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो हम इसको आंसर कर पाएंगे, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अफ़गानिस्तान। अब आप यदि मैप पे देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फैलाव है वो आपको मेजरली पाकिस्तान और इंडिया का कुछ पार्ट ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ तक ये लोग रहते होंगे, बट अफ़गानिस्तान तक भी इस सिविलाइजेशन की साइट्स वहाँ पर भी मिली हैं। सो अफ़गानिस्तान में मुंडिकक एंड शॉटुघाई। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ओवरऑल। तो हमने ये साइट जान ली कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ये वो, लेकिन सबसे बड़ी हड़प्पन साइट जो अभी तक की डिस्कवर हुई है वो कौन सी है, राखीगढ़ी, हरियाणा में, ये इंडिया में आता है। सेकंड पे आती है मोहनजोदारो एंड थर्ड पे आता है हड़प्पा। तो ये एक अर्बन इकोनॉमी थी, हमने चालकोलिथिक एज में पढ़ा था, वो जो है एक विलेज इकोनॉमी थी, वहाँ के लोग विलेज लाइफस्टाइल जीते थे। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, वो एक अर्बन इकोनॉमी थी।
और मॉडर्नाइजेशन था, शहरीकरण आ गया था वहाँ पर। हर एक चीज़ बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से होने लगी थी। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट कौन सी थी या सेकंड लार्जेस्ट कौन सी थी, ये आपको अब पता होना चाहिए। कीप दैट इन माइंड, अपने नोट्स में हाईलाइट कीजिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एग्रीकल्चर कैसा था और उस टाइम पे व्यापार कैसा होता था, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये 2 टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आज हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी उनके टाइम पर किस तरीके से की जाती थी। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ लिखा है सोड सीड इन नवंबर एंड रीप्ड देयर हार्वेस्ट इन अप्रैल। जो बीज बोते थे यानी कि जो बिजाई करते थे वो नवंबर के टाइम पे होती थी, और उसके बाद फसलों की कटाई, जो फसल काटते थे मतलब जब पैदावार हो गई है तो किस मंथ में होती थी, वो अप्रैल में होती थी। आप लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर बसा हुआ था, मेजरली इंडस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो नवंबर में क्या होता था कि वहाँ पे जैसे फ्लड वगैरह बहुत आते थे। फ्लड इन द सेंस कि एकदम सुनामी टाइप नहीं आएगा, बट पानी का लेवल बढ़ जाता था, जिससे उसको सिंचाई वगैरह करने में, इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। ऑलराइट, ये तो हो गया कि बिजाई कब करते थे, नवंबर में करते थे, और कटाई कब करते थे, अप्रैल में करते थे। ठीक, ग्रो व्हीट, बार्ले एंड मस्टर्ड, मतलब इन सब चीज़ों की पैदावार वहाँ होती थी। राइस, लोथल, गुजरात। अब राइस जो है यानी चावल, कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे राइस हस्क जो उसके बाहर की कवरिंग है वो हमें लोथल गुजरात से मिली है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमें राइस हस्क कहाँ पे मिला है या राइस के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो लोथल में मिले हैं। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसी तरीके से हमें आगे चल के और भी कुछ कुछ साइट्स हैं, वहाँ से क्या क्या मिला है, वो फेमस चीज़ें हम लोगों को कुछ कुछ कवर करनी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एग्जाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, वो पढ़ भी रखा होता है हम लोगों ने, बट ऐसा ना हो कि एग्जाम में मिस आउट हो जाए कोई छोटी से छोटी चीज़। तो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। सो जो कॉटन क्या होता है, रुई होती है। तो इंडस के लोगों ने, मतलब यहाँ की सिविलाइजेशन के लोगों ने, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। ठीक, कालीबंगन एक साइट है राजस्थान में। यहाँ क्या है, फील्ड्स वर प्लोड विद वुडन प्लोज, यानी कि यहाँ पर जो खेत हैं, जो उनकी जुताई होती थी, मतलब आप समझते हैं ना जुताई, वो भी एक वुडन प्लो यानी कि लकड़ी के हल से होती थी। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें प्लॉट फील्ड के रिमेन्स कहाँ से मिले हैं या कौन सी साइट से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें कालीबंगन राजस्थान से। फिर नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस्ड सफिशिएंट टू फीड देमसेल्स, मतलब वो इतना एग्रीकल्चर के थ्रू इतना अपना अनाज या अपना खाना पीना इतना अच्छा खासा प्रोड्यूस कर लेते थे, जो कि उनके खाने पीने के लिए बहुत ही इनफ होता था। अब अच्छा खासा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो उन्हें स्टोरेज की भी नॉलेज थी। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर फूड वॉज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, तो उन्हें स्टोरेज का भी पता था कि उन्हें अपना सामान कैसे संभालना है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, वो कौन कौन से थे, कैट्स एंड डॉग्स। उन्होंने पशुओं को भी पाला, जो कि ज़्यादातर कौन से थे, कैट्स और डॉग्स थे। हॉर्स वॉज नॉट इन रेगुलर यूज़, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं पता है, बट इतना रेगुलरली नहीं पता था, इतने कॉमन नहीं थे उनमें हॉर्सेस। बट एलिफेंट वॉज। रिमेन्स ऑफ हॉर्स कहाँ मिले हैं, सुरकोतरा गुजरात में मिले हैं। डॉग्स विद मैन एंड ग्रेव, वो कहाँ मिला है, रोपर में मिला है। तो इनमें से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अमंग दीज एनिमल्स कौन सी उससे वो अवेयर नहीं थे, किस एनिमल से वो अवेयर नहीं थे यहाँ IVC के लोग। तो आपको पता होना चाहिए पहले, तो इससे पहले ये पता होना चाहिए कि किन किन एनिमल से अवेयर थे। ठीक, तभी तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो वही एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन भी कहा गया है। जो एग्रीकल्चर पार्ट है, इसे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का बैकबोन माना जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इनका एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ये तो काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में 4 जो सबसे पुरानी हैं उनमें से एक IVC है। तो आप सोच लीजिए कितनी ही पुरानी होगी। इतने पुराने टाइम में अगर इतना एडवांस एग्रीकल्चर हो रहा है तो इन लोगों को तो बहुत अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज थी। सॉइल वॉज फर्टाइल ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय इंडस रिवर, मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती थी उनकी, तभी इनको बाहर से कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उपजाऊ क्यों होती थी, जो इंडस रिवर है ये, इसमें फ्लड आता रहता था। फ्लड मतलब वही कि बहुत पानी नहीं, बट उसका लेवल बढ़ जाता था, जिससे आसपास के जो एरिया होते थे उसमें सिंचाई अपने आप ही हो जाती थी। नेक्स्ट आता है मोहनजोदारो। अ फ्रेगमेंट ऑफ वुवन क्लॉथ वाज फाउंड, वहाँ के उस साइट पे से वो एक छोटा पीस मिला है क्लॉथ का।
ठीक है, बुना हुआ कपड़ा। तो उसको हमने कैसे पहचाना, ऐसे तो कोई भी कपड़ा पड़ा हो सकता है, तो हमने उसको कैसे पहचाना कि उसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता होगा। तो उसकी कार्बन डेटिंग की गई, तो अच्छा पता चला कि ओके ये इतने साल पुराना है, तो इस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता होगा, ये टाइम पीरियड में पड़ रहा है। इसलिए शुगर केन वॉज नॉट नोन, उन लोगों को शुगर केन की नॉलेज नहीं थी। धोलावीरा गुजरात में क्या मिला, डैम्स एंड इरिगेशन, मतलब डैम्स बने हुए हैं। तो डैम्स बने हुए होंगे, क्यों बने हुए होंगे, सिंचाई वगैरह के लिए बने होंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे काफ़ी अच्छा इरिगेशन सिस्टम था, ठीक है, सिंचाई काफ़ी अच्छे से की जाती थी, वहाँ पे नालियाँ बनी हुई थी। जब हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो हम डैम्स इरिगेशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं उसमें। कैमल बोन्स कालीबंगन में मिली है, मतलब ऊँट की हड्डियाँ, वो कहाँ मिली है, कालीबंगन में मिली है। एग्रीकल्चर पार्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोगों ने यदि अपनी नोट्स नहीं बनानी शुरू करी हैं तो अभी से पेन पेपर उठाइए, अपनी नोट्स बनानी शुरू कीजिए, क्योंकि बिलीव मी अगर हम सोचते रहते हैं कि कल बनाएंगे और परसों बनाएंगे तो ये कल परसों कभी नहीं आता है, टाइम निकलता चला जाता है। टाइम इज़ वेरी मच प्रीशियस, आप लोगों को पता है। कमिंग बैक टू ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये लोग कैसे व्यापार करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, ये हमारा टॉपिक है, ठीक। सो वेल नेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, जो एक्सटर्नल लेवल पे ट्रेड होती थी, मतलब सभ्यता से बाहर जो ये लोग व्यापार करते थे, या इंटरनल लेवल में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके अंदर ही बहुत सारी साइट्स थी। तो उन सब के बीच में जो ऐसे ट्रेड होता था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से होती थी। नो मेटेलिक मनी, कोई मेटेलिक मनी का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है, कोई मेटल के सिक्के या मेटल का कुछ भी ऐसा आइटम वो एक्सचेंज नहीं हुआ है इन लोगों के बीच में, तो कॉइन्स का तो मतलब ही नहीं है। ट्रेड वॉज डन थ्रू बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम से किया जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब जो एक्सचेंज करना, जैसे कि मान लीजिए एक किसान है, उसके पास गेहूं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में है। अब उसको सब्जी बनाने के लिए टमाटर चाहिए, वो सामने वाले किसान के पास है, तो वो क्या करेगा, अपने थोड़े से गेहूं देगा और उससे बदले में टमाटर ले लेगा। तो ये एक काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक सा। सो आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल गई और अपने बदले में अपनी चीज़ उसको दे भी दी, तो वो होता है बार्टर सिस्टम। अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप चीज़ें एक्सचेंज कर देते हैं। बुलक कार्ट्स, बोट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो बुलक कार्ट्स और बोट्स का यूज़ करते थे। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट अभी तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है वेट्स एंड मेजर्स, जो हम तोलते हैं ना, यदि हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 किलो का वेट होता है या 1.5 किलो ये सामान दे दो या 250 ग्राम का ये दे दो। सो वो क्या है, वेट्स एंड मेजर है। सो ये उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, वेट्स एंड मेजर। कहाँ मिला हमें ये वेट्स, लोथल में मिला। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो ये वेट्स बनाए किस चीज़ से थे, लाइमस्टोन और स्टेटाइट से। किस शेप के थे, क्यूबिकल शेप के थे। अब वेट्स कैसे बनाए, तो ये सीरीज़ में होते थे, मतलब अगर एक तो उससे अगला जो नेक्स्ट होता था वो 2, फिर उससे अगला 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे ऐसे होता था। सेवरल स्टिक्स डिस्कवर्ड, बहुत सारी स्टिक्स मिली हैं, स्टिक्स ऐसे ऐसे लीनियर स्टिक्स मिली हैं। तो लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वाज इन यूज़। सो यही बोल रहा है कि इन सब चीज़ों से भी मेजरमेंट होती थी। देखिए सेकंड पार्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स में वेट का तो हो गया, फर्स्ट पार्ट जो था वो मनी का था। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या क्या करते थे। जैसे शेल बनाते थे, बैंगल मेकिंग, पॉटरी मेकिंग में इन्वॉल्व थे। आप लोग समझ रहे हैं, पॉटरी मेकिंग मतलब जैसे बर्तन बनाना या चूड़ियाँ बनाना, शेल बनाना, वो ये सब काम करते थे। अब ये सब काम जब करते थे तो उसके लिए रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो गोल्ड कहाँ से आता था, वो नॉर्थ कर्नाटक से आता था। सिल्वर एंड लैपिस लैजुली अफ़गानिस्तान, ईरान से आती थी। कॉपर खेतरी एंड बलूचिस्तान से आती थी। सो दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपने रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाते थे। सो ये था उनका सोर्स। बीड मेकिंग फैक्ट्री ये कहाँ थी, चन्हूदारों में थी। अब बीड जो है वो आइटम ऑफ एक्सपोर्ट है, बीड यानी कि मन के, तो जो ये आइटम ऑफ एक्सपोर्ट में भी थी, तो इनको बाहर भेजा जाता था। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि ये कितनी ही ज़्यादा फेमस होगी, करेक्ट।
लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है। वो क्या है? एक ओल्डेस्ट नोन मैन मेड डॉकयार्ड है। ये बहुत ही बड़ा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स से बना हुआ है। ये क्या करता था, जो मैरीटाइम ट्रेड हो रही थी उसका एक वाइटल हब था। ट्रेड कहाँ कहाँ हो रही थी? मेसोपोटामिया एंड बियॉन्ड ऑल द सिविलाइजेशन उस टाइम पे जो प्रेजेंट होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉकयार्ड जो सबसे पुराना है कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। देखिए अब आगे चलते हैं। एवरी मर्चेंटाइल फैमिली, यहाँ पे इनके पास क्या होता था? जो कोई भी मर्चेंट है इनके पास एक सील होती थी। उस सील पे क्या होता था? एक एम्बलम होता था और एक नाम होता था। ये जो सील थी ये किस चीज़ की बनी हुई थी? स्टेटाइट स्टोन की बनी हुई थी। इसमें क्या था? एक एम्बलम था और एक नाम था। और एम्बलम क्या दिखाता है? कि वो एक रिलीजियस करेक्टर दिखाता है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। प्लस ये जो नाम था ये फॉर डिस्क्रिप्शन था कि किसकी सील है, क्या है, उसके पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। और ये जो सील होती थी वो स्क्वायर शेप में होती थी और उसका जो पर्पस होता था टू मार्क दी ओनरशिप। सील का पर्पस क्या होता था? टू मार्क दी ओनरशिप, क्योंकि अल्टीमेटली जिसकी सील है उसी ने वो सामान भेजा है। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स जब हमने देखे तो वहाँ से हमें पता चला कि जो वो लोग ट्रेड करते थे वो मेलुहा के साथ करते थे। वो मेलुहा कौन है? वो एंशंट नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि जो यहाँ के लोग थे वो अपने आप को मेलुहा कहते थे। उनके रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है कि ये जो जो भी उन्होंने आइटम एक्सपोर्ट किया होगा या इम्पोर्ट किया होगा ये हमने मेलुहा से किया है। मेलुहा मतलब IVC के लोग। IVC के बारे में लिखा हुआ है। दे ऑल्सो ट्रेडेड विद सुमेर। वो कहाँ की है? मॉडर्न साउथ इराक की। इन्होंने मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करने के साथ साथ इन्होंने सुमेर के साथ भी ट्रेड किया है। वो कहाँ पर है आज? मॉडर्न साउथ इराक। नाउ द टाउन्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ जो टाउन्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज इंडस्ट्री कहाँ पर है? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। स्टोन टूल्स फैक्ट्री ये कहाँ थी? लोथल में। पर्ल, बैंगल एंड शेल इंडस्ट्री ये कहाँ थी? बालाकोट में। बीड्स बैंगल इंडस्ट्री ये कहाँ थी? चन्हुदारो में। ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको टेबल फॉर्म में इसलिए प्रोवाइड की गई है जिससे आपको इजीली मेमोराइज हो जाए। आप अपने नोट्स में भी ऐसे ही बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो टाउन प्लानिंग होती थी वो कैसी होती थी और आर्ट एंड कल्चर कैसा था। करेक्ट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और इन केस आपको नहीं पता है तो हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड, मेटल एज, स्टोन एज ये ऑलरेडी कवर कर दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जोग्राफिकल एक्सटेंट, इकोनॉमिक लाइफ जिसमें कि आपका आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम टाउन प्लानिंग कवर करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर पेन उठाएं और अभी से अपनी नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी होल प्रिपरेशन में। कमिंग बैक टू द वीडियो, आज हमें पढ़ना है टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसी होती थी। ये उस टाइम पे शहर कैसे होते थे, शहरों में घर कैसे होते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। इलेबोरेट टाउन प्लानिंग। इनकी टाउन प्लानिंग बहुत ही इलेबोरेट, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती थी, विच वॉज फॉलोड बाय द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जैसे अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रोड्स हैं ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सड़कें ऐसी नहीं बनी होती थी। दूसरी चीज़ कि अब सड़कें जब 90 डिग्री पे कट होंगी तो बीच में इस तरीके के ब्लॉक्स बनेंगे। जैसे 90 डिग्री पे ये कट हुआ ये, तो इस चीज़ के ब्लॉक्स बनेंगे। अब इनके बीच में क्या होता था, जैसे घर हैं या शॉप्स हो गई, तो ये एक रेसिडेंशियल एरिया माना जाता था। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ आपको कुछ कुछ इंटरवल पे यानी कि कुछ कुछ डिस्टेंस पे आपको लैंप पोस्ट मिलेंगे। अब लैंप पोस्ट क्या होता है? जिस पे लाइट जलती है। ऐसा कोई पुराने स्टाइल का कुछ होता होगा जिस पे थोड़ी बहुत लाइट जलती होगी, जैसे डार्क में, रात के टाइम में, या फिर जैसे मौसम यदि डार्क हो गया, बारिश का मौसम है, तो उस टाइम पे भी लोगों को कन्वीनियंट रहे आना जाना, तो उस टाइम पे भी स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी थी। अब आप सोचिए, आज हम हैं 2026 में, 2026 साल यहाँ के, और वहाँ से 0 से 2500 साल, यानी कि कितने साल पहले, 4500 साल पहले यदि लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, लोगों के कन्वीनियंस का ध्यान रख रहे हैं,
सोचिए कि वो सिविलाइजेशन कितनी अहेड ऑफ टाइम थी। नेक्स्ट आता है वेल प्लान्ड हाउसेस। इनके जो घर होते थे ना वो भी बहुत अच्छी खासी प्लानिंग से बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि जैसे आज के टाइम में कुछ भी बना दिया स्ट्रक्चर, क्योंकि आज तो खैर बहुत सारे वो हो गए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास और वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कहीं भी कुछ भी स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा नहीं होता था। उनके घर जो है वेल प्लान्ड होते थे, अच्छी खासी तरीके से अच्छी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। और बर्न्ट ब्रिक्स वहाँ पे यूज़ होती थी उन घरों को बनाने के लिए, एज अ बिल्डिंग मटेरियल यहाँ लिखा हुआ है। वो अच्छी खासी क्वालिटी की होती थी। लेकिन अब याद रखने वाली बात ये है कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सिविलाइजेशन थी, सिर्फ IVC की साइट्स पे ही बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ मिला है, एल्स सब जगह पर मड ब्रिक्स इनका यूज़ हुआ है। ठीक है। हाउसेस जो होते थे वो 2 स्टोरी बिल्डिंग होती थी, मोनोटोनस होते थे, मतलब 2-2 मंजिलों तक के घर वहाँ पे मिले हैं और सभी के घर एक जैसे बने हुए हैं। ठीक है। प्रिवेसी, नो विंडो फेस्ड द स्ट्रीट। कोई भी मतलब जो विंडो होती थी उनकी गली में नहीं खुली होती थी, मतलब प्रिवेसी का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। अब आप यहाँ पे थोड़ा घर का स्ट्रक्चर यदि समझेंगे, यदि यहाँ पर एक मेन डोर है, ठीक है, तो घर खोलते ही आपको क्या दिखेगा, एक बड़ा सा आंगन दिखेगा, उसकी चारों तरफ जो है उसके साइड बाय रूम्स बने हुए हैं। अब जो इनकी खिड़कियाँ हैं वो आंगन की तरफ खुली हुई हैं। ठीक, मान लीजिए स्ट्रीट है तो यहाँ पर कोई भी वो नहीं खुली होंगी विंडोज़, सारी विंडोज़ अंदर की तरफ खुली हुई हैं इधर की साइड। तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर एक कमरा ऐसा रखा हुआ था जहाँ पर एक कुआं होता था या फिर पानी स्टोर करके रखते थे, कुछ इस टाइप का होता था। और यहाँ पर एक छोटी सी मतलब एक एंट्रेंस टाइप की होती थी, जैसे कोई भी किसी को पानी पीना है या प्यास लगी हो और रोड पे निकल रहा है तो जो गली वाला जो दरवाज़ा होता था ये खुला होता था, तो कोई प्यासा है तो वो घर से ही यहाँ से पानी पी के आगे पास कर सके, जा सके। तो आपको समझ में आया कि प्राइवेसी इनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आता है गुड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है, घर से जो भी गंदा पानी निकल, जो भी वेस्ट वाटर है, जैसे वॉशरूम का, किचन का, जो कुछ भी है वो कैसे निकलेगा, ड्रेनेज के थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ होती थी, नालियों का सिस्टम जो है ना वो काफ़ी अच्छा और एडवांस था। ड्रेन्स की बात करें तो ड्रेन्स कैसे बनी हुई थी, मोर्टार, लाइम और जिप्सम से, कवर्ड विद लार्ज ब्रिक स्लैब्स फॉर ईजी क्लीनिंग। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो गलियां बना दी हैं, गलियों में ड्रेनेज के लिए नालियां भी बनी हुई हैं जिससे वेस्ट इजीली पास हो जाए। अब जैसे जो नाली बनाई है उन्होंने तो उनके ऊपर एक स्लैब से कवर कर दिया है, बड़े से पत्थर से कवर कर दिया है उसको, जिसको इजीली हटा भी सकते हैं सफाई करने के टाइम पे और वापस से कवर भी करा जा सकता है उसको। अगर ये कवर्ड है तो शोज़ डेवलप्ड सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ये क्या दिखाती है कि उनकी इतनी थिंकिंग एडवांस थी, वो इतने ज़्यादा एडवांस थे अपने हाइजीन को लेकर कि अब उनकी जैसे जो भी गंदगी है वो आते जाते लोगों को दिखाई ना दे और टाइम टू टाइम उसकी इजी क्लीनिंग भी हो सके। ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अब हम आते हैं शहरों की तरफ। तो जो शहर है मतलब टाउन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। वो क्या है, अपर पार्ट जिसको सिटाडेल कहते हैं और लोअर पार्ट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने अपनी स्कूल कॉलेजेस में या कहीं पॉलिटिकल रैली होनी है तो हमने देखा कि जो ऑडियंस है वो तो यहाँ है और एक स्टेज बना होता है, उसके ऊपर या तो आपकी कोई परफॉर्मेंस चल रही होती है या फिर कोई स्पीच फंक्शन या कोई फंक्शन में स्पीच दे रहा होता है समथिंग। तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म टाइप का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो स्टेज टाइप की होती है। समझ कर आप कि एक तो बेस होता है और उससे थोड़ी सी ऊपर एक स्टेज बनी हुई होती है। तो वही एक सिस्टम है कि एक लोअर पार्ट है और एक अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट यहाँ पर क्या है, जो अपर पार्ट है वहाँ पर हैं पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज, रिलीजियस बिल्डिंग्स, टेम्पल वगैरह। खैर टेम्पल वगैरह तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलेंगे, बट कोई ऐसी रिलीजियस बिल्डिंग होगी, पब्लिक बिल्डिंग होगी, ग्रेनरीज रही हैं, तो ये सब होगी सिटाडेल में। और लोअर पार्ट में क्या था, ये जो नीचे वाला हिस्सा था यहाँ पर पीपल यूज टू लिव, ये एक रेजिडेंशियल एरिया आप मान सकते हैं। जो नॉर्मल जो शॉप्स हो गई या कुछ भी, वो लोअर पार्ट में लोगों को रहने का था और अपर पार्ट में इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनी हुई थी। अब जो है हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमें बिल्डिंग्स या रिमेन्स मिले हैं स्ट्रक्चर्स के इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो पहला तो आता है मोहनजोदारो में। वहाँ क्या मिला है, अ बिग पब्लिक बाथ, जिसको द ग्रेट बाथ भी कहते हैं, जो प्रोबेबली रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ हुआ होगा। मतलब कुछ भी रिचुअल परफॉर्म करना है तो मतलब एक सामूहिक स्नान घर जिसे कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले या
जो भी उनकी प्रैक्टिसेस रहती होंगी उससे पहले लोग आते थे वहाँ पे डुबकी लगाने, ये समझ लीजिए, ठीक है। और उसकी डायमेंशन थी 12 मीटर बाय 7 मीटर बाय 2.4 मीटर, ठीक है। और वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल थे, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। गाइस ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बट आपको रफ इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। वो ये था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर मान लीजिए ये मिला है, तो यहाँ पर लोग, जैसे ये रेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यहाँ सीढ़ियों से लोग नीचे उतरते थे, यहाँ पर डुबकी लगाते थे। ये जो है एक रफ इमेज है द ग्रेट बाथ की, मतलब चारों तरफ इसके स्टेयर्स बनी हुई थी, लोग ऊपर से नीचे आते थे एंड यहाँ पर ये जो परफॉर्म होता था इनका रिचुअल, बाथिंग रिचुअल। सो बिगेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहनजोदारो वो कौन सा था? ग्रेनरी। वहाँ पर जो स्टोरेज का अनाज जो स्टोर करते थे वो वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जो मोहनजोदारो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो मिला है वो है ग्रेनरी का, जिसका डायमेंशन है 45 मीटर बाय 15 मीटर। सो विद दिस आपका जो टाउन प्लानिंग है वो कवर हो गया है। एंड लेट मी टेल यू कि इस नोट से बाहर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। हाँ, घुमा फिरा के आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, बट फैक्चुअल चीज़ें हैं। आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, पेन पेपर उठाइए और अभी से नोट्स बनाने शुरू कीजिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देती है, वहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। सो आप अपना नोट्स मेंटेन कीजिए। सो आगे पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। सो हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसे कवर किया है, तो उसमें हमने पढ़ा था अबाउट योर स्टोन एज, मेटल एज, उसके बाद आपका चालकोलिथिक एज, उसके बाद एक हल्का सा फेज़ आया था जिसमें ब्रॉन्ज एज चला था, और उसके बाद आया था आयरन एज। बट यहाँ पे जो हड़प्पन कल्चर है वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता था। टूल्स कौन से थे? कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अब आप जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रॉन्ज क्या है, वो एक एलॉय है। किस चीज़ से बना है? कॉपर प्लस टिन से बना है। और कॉपर अब वो कहाँ से आता था? खेतरी, राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। टिन जो है वो अफ़गानिस्तान से इनको अवेलेबल होता था। सो इन दोनों के वो टूल्स यूज़ करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज के। सो इनके फैब्रिक्स की यदि बात करें तो कॉटन जो बहुत ही कॉमन था, और वुलन का फैब्रिक वहाँ पे उसका भी फ्रेगमेंट मिला है कपड़े का, वुलन कपड़े का, जो कि विंटर्स में वो यूज़ करते होंगे। फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब उनको ज्वेलरी का बहुत शौक था। किसे? दोनों, मेन एंड वुमेन दोनों को। तो ऑर्नामेंट्स किस किस चीज़ के बने होते थे? ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्रीशियस स्टोन्स के। और दोनों ही, जैसे हमने डिस्कस किया, मेन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी के शौकीन थे। सो वुमेन की बात करें तो हैवी बैंगल्स, लार्ज नेकलेसेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स यानी पायल वगैरह, ये सब चीज़ें वो कैरी करते थे। दे वर बीड मेकर्स, मन के बनाते थे वो लोग। आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि इसका एक्सपोर्ट होता था। पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील्स वॉज इन यूज़। पॉटर्स व्हील्स क्या होता है? जिससे वो बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो जो पहिया सा होता है वो भी यहाँ से मिला हुआ है। रेड एंड ब्लैक पॉटरी, लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन, जो कि उस टाइम पे रेड एंड ब्लैक पॉटरी आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुत फेमस थी इस टाइम पे। तो रेड और ब्लैक पॉटरी यानी कि लाल और काले रंग के जो मिट्टी के बर्तन थे वो भी यहाँ पे बहुत फेमस थे, तो ये भी चीज़ें यहाँ मिली हैं। प्लेड डाइस गेम, अब वो अपने फ्री टाइम में क्या करते थे? उस डाइस से खेलते थे। सो उनका फेवरेट पास टाइम कौन सा था? गैम्बलिंग यानी कि जुआ था। नेक्स्ट आता है इनकी नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट। अब इन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया दूसरी सिविलाइजेशन से? मतलब ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली एडवांस थे ही वो लोग, बट उन्होंने ऐसा क्या क्या चीज़ें ऐसी एडवांसमेंट के साथ की जो उनको बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाती हैं? तो वो क्या था? सील्स ग्रेविंग, मतलब जो उनकी सील्स थी उन पे कुछ कुछ चीज़ें एनग्रेव्ड थी, ठीक, स्पेशली दोज ऑफ एनिमल्स। अब उनकी सील्स के ऊपर एनिमल्स भी एनग्रेव्ड थे। अपने सील्स के बारे में पढ़ा था कि वो स्टेटाइट से बनी हुई थी, स्क्वायर शेप में थी, और उसका पर्पज़ क्या होता है? टू मार्क द ओनरशिप। वो मर्चेंटाइल फैमिली किसी मर्चेंट के पास मिलती थी, ठीक है। तो उस सील पे क्या क्या बना हुआ था? बुल, एलिफेंट एंड राइनोसेरस, ये सब चीज़ें जैसे बनी हुई हैं। तो अब आपने देखा कि उस टाइम की सील है तो इस पे ये एनिमल बना हुआ है, इससे हमें क्या आइडिया लगता है कि ये एनिमल उस टाइम पे प्रेजेंट रहे होंगे? ऑब्वियसली अर्थ है भाई, सब कुछ ही प्रेजेंट होगा मान लो, लेकिन उस टाइम पे ये होंगे, इस चीज़ की हमें श्योरिटी हो गई है कि 100% ये तो थे इनके आसपास, ठीक। इंसान वही चीज़ तो बनाएगा जो उसे आसपास दिख रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अब आप इस रेफरेंस इमेज को चेकआउट कीजिए। आपको यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, आपको यहाँ पे राइनोसेरोस दिख रहा है, आप लोग यहाँ बुल देख पा रहे हैं, और ये कि यूनिकॉर्न टाइप का है, ठीक।
अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अभी तक प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी तक अनडेसिफर्ड हैं, यानी कि हम उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। हमें नहीं पता कि इस पर क्या लिखा हुआ है, ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं, हमें नहीं पता है। ये सील्स हैं, ये रेफरेंस इमेज है और आप इस पे देख सकते हैं बुल, एलिफेंट, राइनोसेरोस, ये सब कुछ यहाँ पे एनग्रेव्ड है। मोस्ट इम्प्रेसिव ऑफ द फिगराइंस, ये कौन सी थी? द डांसिंग गर्ल, ये रही आपकी डांसिंग गर्ल, मेड ऑफ ब्रॉन्ज, इसे देवदासी भी कहा गया है। और कहाँ मिली है? ये मोहनजोदारो में मिली है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, इसका नाम देवदासी भी है और ये मोहनजोदारो से मिली है। ठीक, चिल्ड्रन अब वो अपने बच्चों के लिए टॉयज़ बनाते थे और वो टॉयज़ किस चीज़ के बने होते थे? टेराकोटा के बने होते थे। सो विद दिस आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ आईवीसी ये भी कंप्लीट हो गया है, टाउन प्लानिंग भी कंप्लीट हो गई है। एंड बिलीव मी, इन नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, साथ साथ बनाइए, उनको हाईलाइट कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। ठीक है, और इन केस इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, उनका एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, उनकी टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड कल्चर, ये ऑलरेडी 3 पार्ट्स में हम कवर कर चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी 4th पार्ट। सो आज हमें पढ़ना है उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। सो ये जो नोट्स हैं काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स पे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। सो आप लोग इसे पूरा देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे। इन केस आप लोगों ने नोट्स बनाने शुरू नहीं किए हैं अभी तक, तो अभी से पेन पेपर उठाइए, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए और उनको हाईलाइट कीजिए जो जो आपको इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि नोट्स आर वेरी मच बेनिफिशियल इन योर एंटायर प्रिपरेशन। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो दे यूज टू वर्शिप, किसकी पूजा करते थे वो? मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ये उनका फिगराइन है। अब जो उनमें जो अपर क्लास होते थे वो ऐसे भगवान, वो ऐसे देवता की पूजा करते थे जो कि सिमिलर थे पशुपति शिवा से। अब ये हमें कैसे पता चला कि वो इनकी पूजा करते थे? तो एक सील मिली है, पशुपति नाथ सील। अब इस सील में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे ये ऑप्शंस दे देंगे कि कौन सा एनिमल इस सील पे प्रेजेंट नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है कि इस सील पे कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो इस सील से हमें क्या पता चल रहा है कि पशुपति नाथ बैठे हुए हैं न्यूड फॉर्म में विद 2 हॉर्न्स। करेक्ट। अब आप इस सील को जैसे देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है, एक टाइगर दिखाई दे रहा है, यहाँ से सील थोड़ी सी टूटी हुई है, यहाँ पर आपको डियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक बफलो दिखाई दे रही है। करेक्ट। इधर आपको एक राइनोसेरोस दिखाई देता है। ठीक। सो ये 5 एनिमल्स इस सील पे प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एनिमल आपको नहीं दिखाई देता है। इन 5 को तो आप याद रखेंगे ही। नेक्स्ट आता है लिंगम एंड योनि वर्शिप वॉज प्रेवलेंट। लिंगम एंड योनि वर्शिप मतलब वो प्राइवेट पार्ट्स की इतनी पूजा पाठ करते थे, उनको इतना पायस मानते थे, इतना पवित्र मानते थे कि उनकी पूजा पाठ हो रही है। इससे हमें एक चीज़ का आइडिया लगता है कि फर्टिलिटी उस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब उनको जैसे खाना पीना मिल गया, लेकिन अब बात है सर्वाइवल की। ठीक है, अब उनके लिए खाना पीना हो गया, अपनी लाइफस्टाइल उनकी अच्छी हो गई। अब उस लाइफस्टाइल को, उस खाने पीने को यूज़ करेगा कौन? इंसान तो रहने चाहिए। इसके लिए उन्होंने फर्टिलिटी रेट पे ध्यान दिया होगा। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं लिंगम एंड योनि, उनकी भी पूजा पाठ होती थी। मदर गॉडेस की यदि पूजा पाठ हो रही है तो आप इससे समझ सकते हैं कि सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों के ही कितना इक्वल स्टेटस रहता होगा। और साथ साथ वो लोग अपने एनवायरनमेंट में जो जो उन्हें दिखाई दे रहा है उस चीज़ की भी पूजा पाठ होती थी जो जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ट्रीज़ में पीपल का पेड़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट था तो उसकी पूजा पाठ करते थे। अब आज की डेट में हम देखें तो लॉजिक ये है कि भाई ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, एनिमल्स में बुल, क्योंकि जैसे वो खेती बाड़ी करते थे तो बुल कितना यूज़फुल है उनके लिए ये तो आपको पता ही है। बर्ड्स में डव एंड पिजन।
ठीक। नेक्स्ट आता है यूनिकॉर्न वॉज वर्शिप्ड। अब यूनिकॉर्न हम लोगों ने आज की डेट में कार्टून्स में देखा है, या एक इमेजिनरी कुछ हॉर्स टाइप का है जिसके आगे एक 3 हॉर्न्स वाला कोई एनिमल है, कुछ इस टाइप का है। बट उस टाइम पे ये लोग यूनिकॉर्न की पूजा पाठ करते थे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट, नो टेम्पल वॉज फाउंड दो आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस्ड। अभी हमने देखा ऊपर कि वो लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। अपर क्लास जो है वो पशुपति शिवा की पूजा करती थी। तो आइडल वर्शिपिंग तो वहाँ होती थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा टेम्पल रिमेन्स हमें नहीं मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगन एंड लोथल की। वहाँ फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स क्या होता है? अग्निकुंड जैसे होती है जहाँ पर हवन या यज्ञ टाइप कुछ ऐसे परफॉर्म होते हैं। तो कालीबंगन कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। सो इफ़ यू लुक एट दिस इमेज, ये कालीबंगन से ली गई है। ये जो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं ये फायर अल्टर्स हैं, यानी कि अग्निकुंड टाइप बना रखे हैं ये। सो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल परफॉर्म होता होगा। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ द डेड। मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसको डिस्पोज कैसे करना है या उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो हमें रिमेन्स मिले हैं जो एक्सकेवेशन में, उससे हमने आइडिया लगाया कि उसकी प्लेसमेंट होती थी नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, जैसे उसका हेड इन द नॉर्थ, जैसे आज की डेट में भी होता है। सो 3 मेथड्स अपनाए जाते थे। कौन सा? कंप्लीट बरियल, पूरा का पूरा ही दफना दिया गया उसको। बरियल आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू बर्ड्स एंड बीस्ट्स। पहले जो डेड है उसकी जो बॉडी है वो खुले में छोड़ दी है कि जितने भी चील कौवे या कुछ भी है, मतलब जो भी उसकी बॉडी है वो नेचर में एक्सपोज कर दी है। उसके बाद जो भी उसका रिमेन्स है उसको बरियल कर दो। ठीक। थर्ड आता है क्रिमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ एशेस। जैसे कि पूरा का पूरा आपने क्रिमेशन परफॉर्म किया है, उसके बाद जो उसकी अस्थियाँ वगैरह हैं उसको दफना दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलीजियस लाइफ था IVC के लोगों का वो तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि उनकी स्क्रिप्ट कैसे होती थी। सो नॉट अल्फ़ाबेटिक, जैसे हम ABCD लिखते हैं वो इस टाइप से नहीं लिखते थे, बट पिक्टोग्राफिक, वो एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे अपनी चीज़ों को। सो कुछ भी बना दिया। सो 600 अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफ्स हमें मिले हैं जो कि आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। इफ़ यू कुड रिकॉल, तो आप लोग बता पाएंगे कि ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट क्यों है, क्योंकि जो भी हमें रिटर्न सोर्स मिला है हम उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। माना जाता है कि वो पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखते थे और सेकेंड लाइन में लेफ़्ट टू राइट लिखते थे। मतलब स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करी उन्होंने यहाँ से। ठीक। क्योंकि आज की डेट में तो हम ऐसे ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ये है इस तरीके से हम लिखते हैं, बट वो लोग कैसे लिखते थे? पहले राइट टू लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट टू राइट। करेक्ट। अब हमें इस चीज़ का आइडिया कैसे लगा? जो जो वहाँ से स्क्रिप्ट मिली हैं तो उन्होंने क्या करा है, पहले लिखना जैसे शुरू किया, जैसे ये लिखा ये लिखा ये लिखा। अब यहाँ पे पेज यदि उनका ख़त्म हो गया या कोई भी सील है, कोई पत्थर है जिसके ऊपर वो लिख रहे हैं वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत कंजेशन में लिख दिया। फिर इसके नीचे से ही शुरू किया तो यहाँ पे स्पेस दिया 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 दिया, यहाँ पे कंजेशन हो गया। तो जो कंजेशन हुआ है इससे हमें आइडिया लगा है कि यहाँ से यहाँ लिखा है उन्होंने और यहाँ से यहाँ लिखा है। ठीक है। अब ये जो स्टाइल है उनके लिखने का उसे हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडन, जो कि राइट टू लेफ्ट है और लेफ्ट टू राइट। टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमें कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ किस टाइप की थी। ऐसा हमने जैसे रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ा या उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा या आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन थी कैसी। तो जब कोई हमें आइडिया ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या? तो इसमें आता है पॉसिबली रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो जो हाई क्लास व्यापारी होते होंगे, मे बी उनकी कोई पार्टी होती होगी, कोई ग्रुप होता होगा, वो रूल करते होंगे, क्योंकि कोई राजा या रानी ऐसे कोई भी इंस्टेंस हमें उस टाइम के नहीं मिले हैं। सो हमारा आज का जो टॉपिक था, हमें जानना था अबाउट रिलीजियस लाइफ, स्क्रिप्ट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में IVC के लोगों के। सो ये हमारा कवर हो गया है। इससे कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जैसे स्पेशली तो इस पे आ जाते हैं पशुपतिनाथ सील के ऊपर, तो आप लोगों को ये याद रखना है। इससे सिमिलर है पशुपति शिवा से, और इसमें 5 जो है वो एनिमल्स यहाँ पे इस सील के ऊपर मिले हैं। इसमें से ये पूछ लेता है कौन सा नहीं है। यदि आपको लायन दे दिया तो आप उसको लायन को ही तो एलिमिनेट करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तो प्रेजेंट हैं। ठीक। फायर अल्टर्स के आपसे पूछ लेंगे कहाँ पे मिले हैं। सो मेथड ऑफ डिस्पोजल आपको पूछ सकता है, और स्क्रिप्ट के बारे में आ सकता है। सो एंड सो आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन है, आलमगीरपुर है।
तो इन 4 फेमस हड़प्पन साइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सी साइट से कौन सी फेमस डिस्कवरी मिली है, जहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम सिर्फ वही पार्ट कवर करने वाले हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एज यू मे बी नोइंग, इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की 4 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 वीडियोस यानी कि 4 टॉपिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलीजियस लाइफ, वहाँ की स्क्रिप्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अब हम इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट के बारे में कवर करने वाले हैं। तो जो मेन है वो है हड़प्पा। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हड़प्पा ही पहली ऐसी साइट थी जो डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और एज यू मे बी नोइंग कि इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। क्यों इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं? क्योंकि एक रूल होता है कि सबसे पहली साइट जो डिस्कवर होती है उसी साइट के नाम पर फिर इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा है कहाँ पर है। मोंटेगोमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसका जो मोंटेगोमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये साइट है हड़प्पा। सो एक्सकवेशन लेड टू फॉलोइंग फाइंडिंग्स। वहाँ पे जब टाइम के साथ साथ एक्सकवेशन हुई है तो ये चीज़ें मिली हैं। क्या है वो? 2 rows of 6 ग्रेनरीज, मतलब ऐसी 2 रोज़ हैं, जैसे यहाँ पर 6 ग्रेनरीज हैं, ठीक। सेम यहाँ पर ये हो गई टोटल 12। अब आप लोगों को याद होगा कि हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? वहाँ की ग्रेनरी। तो ये 12 जो हैं टोटल, इसका जो साइज़ है वहाँ की एक ग्रेनरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला है? 2 rows of 6 ग्रेनरीज, यानी कि 12 हैं टोटल। नेक्स्ट, अ रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, तो वहाँ पर एक ऐसा फिगर मिला। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया। ऐसे एविडेंस मिले हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। तो हड़प्पा के बारे में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदारो की। सो ये कहाँ पर पड़ता है? लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध में लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मोहनजोदारो ये साइट डिस्कवर हुई थी। वहाँ पे क्या क्या मिला है? अ मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, वहाँ पर बहुत सारे पिलर्स वाला एक असेंबली हॉल टाइप की एक बिल्डिंग मिली है, उसके रिमेन्स मिले हैं। सो वो किस लिए यूज़ होते होंगे? मे बी फॉर रिलीजियस पर्पज़ या कुछ गैदरिंग वगैरह होती होगी वहाँ पर, इस वजह से। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है, हमने डिस्कस किया था द ग्रेट बाथ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है टाउन प्लानिंग वाली तो उसमें हमने द ग्रेट बाथ को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। सो यहाँ पे प्रोबेबली लोग ऐसे रिचुअलिस्टिक पर्पज़ के लिए आते होंगे। लार्ज ग्रेनरी, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो। ग्रेनरी आपको पता ही है, वही जहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर होते थे इनके। तो जो 2 रोज़ मिली हैं 6 ग्रेनरी वाली, 12, यानी कि जो 12 का जितना साइज़ था वो एक अकेली, यहाँ मोहनजोदारो की एक अकेली बिल्डिंग थी वो ग्रेनरी की। अ पीस ऑफ वोवन क्लोथ, एक बुना हुआ कपड़ा मिला है। एविडेंस ऑफ हॉर्स सुपरफिशियल, ऐसा माना गया है कि वहाँ पर हॉर्स भी होते होंगे। सुपरफिशियल क्योंकि शायद इसका डाउट है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है। अ सील विद अ पिक्चर ऑफ पशुपति महादेव, आपने रिलीजियस लाइफ वाली वीडियो यदि देखी है तो हमने पशुपति नाथ सील को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो वहाँ से ये सील मिली है, मतलब एक मोहर मिली है। अ बियर्डेड मैन, अ सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वॉम्ब, मतलब वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, अगर उस सोसाइटी को एज अ होल हम देखें तो वहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों का ही जो स्टेटस था वो बिल्कुल ही इक्वल माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मदर गॉडेस को यदि इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है तो मे बी उस सील का मतलब ये हो सकता है कि सोसाइटी को ये मैसेज देना कि मदर गॉडेस के वोम में से एक नई लाइफ निकल रही है। नेक्स्ट आता है कालीबंगन। सो कालीबंगन का मतलब क्या है? ब्लैक बैंगल्स। और ये कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। अब कालीबंगन क्यों फेमस है? वहाँ से मिला एक प्लॉट फील्ड, मतलब यहाँ पर जोते हुए खेत मिले हैं या उसके कुछ एविडेंस मिले हैं। 7 फायर अल्टार्स, मतलब यहाँ पे 7 अग्निकुंड मिले हैं। मैसिव ब्रिक वॉल्स अराउंड सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल यहाँ पर अपर टाउन को कहते थे। आप लोगों ने यदि टाउन प्लानिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इसमें जो है
पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, सिटाडेल की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और यहाँ पे कुछ रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह होती थी। तो कालीबंगन में क्या हुआ है, जो सिटाडेल है और लोअर टाउन है उसके अराउंड बहुत ही मैसिव ब्रिक वॉल्स, मतलब उसको बाउंड्री दी गई थी। सो ऐसा एक कालीबंगन में हुआ था और नेक्स्ट ऐसा हुआ था लोथल। कहाँ है लोथल? गुजरात में है। कालीबंगन से कैमल बोन्स मिली है। फिर एविडेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बरियल्स, फर्स्ट बरियल इन अ सर्कुलर ग्रेव एंड सेकेंड बरियल इन अ रेक्टेंगुलर ग्रेव। तो यहाँ पर कहीं कहीं सर्कुलर ग्रेव बनाई गई हैं और कहीं कहीं रेक्टेंगुलर ग्रेव बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सेम वेयर्स, मतलब जो सामान या बर्तन वगैरह होते थे, पॉटरी वगैरह, वो सारी ही सेम होती थी जैसे कि बाकी साइट्स पे हमको मिली हैं। डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट हड़प्पन कल्चर, जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे आया, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर। तो ये जो लेट हड़प्पन कल्चर के टाइम पे डेवलप हुआ था ये आलमगीरपुर जो कि वेस्टर्न यूपी में है। क्लॉथ ऑन ट्रफ, मतलब कि यहाँ पे तो ट्रफ पे एक कपड़ा मिला है, ठीक है। तो ये सब जो है कहाँ कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से मिला है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि हमारे इम्पॉर्टेंट साइट्स पे कुछ कुछ जो फेमस डिस्कवरीज हुई हैं वो हमने आज यहाँ पे कवर कर ली हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लोथल, चनुदारो, कोडीजी एंड बनावली। सो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपने नोट साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि बिलीव मी ये नोट मेकिंग आपकी एंटायर प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, लोथल की बात करें, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये क्या है? मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी। लोथल को जो है आईवीसी के मैनचेस्टर की रेफरेंस दी गई है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेजर पोर्ट था, ये एक ट्रेडिंग सेंटर था। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सटेंसिव कॉटन ट्रेड, बीड मेकिंग, यहाँ पे बहुत सारी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती थी। तो एक टाइप का ये इंडस्ट्रियल हब बन चुका था, जैसे कि आज की डेट का मैनचेस्टर है। तो आईवीसी की जो इकोनॉमिक पावर थी उसके लिए ये क्रूशियल था। कौन सा? लोथल, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइस हस्क रिमेन्स। यहाँ से वो जो चावल के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो सब मिली है। वो क्या बताती है कि यहाँ के जो लोग होंगे वो चावल खाते होंगे या उनको चावल के बारे में पता होगा। और ऐसा ही कहाँ मिला है? रंगपुर नियर अहमदाबाद में मिला है। एक लोथल में मिला है और एक रंगपुर में मिला है जो अहमदाबाद के पास है। बाकी किसी साइड से हमें चावल के एविडेंस नहीं मिले हैं। एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, लोथल को तो जाना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड यानी कि आप समझ सकते हैं एक टाइप का पोर्ट है जहाँ से सारी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती थी ट्रेड की। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेसोपोटामिया। ऑलराइट, क्योंकि मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि वो लोग बीड्स का व्यापार करते थे और यहाँ के लोगों को वो क्या कहते थे? मलूहा कहते थे। मतलब आईवीसी के लोग अपने आप को मलूहा कहते थे। नेक्स्ट, हाउसेज विद एंट्रेंस ऑन मेन स्ट्रीट। जैसे हमने पढ़ा था टाउन प्लानिंग में, ये लोग अपनी प्रिवेसी को लेकर बहुत कंसर्न थे। लेकिन यहाँ आईवीसी की लोथल साइट पे क्या हुआ है कि जो घर हैं, अब हमने जाना था कि जो घर की जो एंट्रेंस थी वो हमेशा अंदर की साइड से खुलती थी। लेकिन ये मान लीजिए यदि सड़क है तो यहाँ पर जो है लोथल में क्या हुआ है कि यहाँ पे एंट्रेंस बना दी गई है, मतलब सड़क की तरफ जो है घर की एंट्रेंस बना दी गई है। बाकी साइड्स पे क्या है? साइड एंट्री होती थी, ठीक है। अ शिप डिज़ाइंड ऑन सील, जो उनकी मोहर होती थी, ऐसी कुछ कुछ मोहर मिली हैं जिसके ऊपर शिप जैसा एक डिज़ाइन बना हुआ है। अ टेराकोटा शिप, तो एक ऐसी टेराकोटा की शिप भी मिली है। एविडेंस ऑफ डबल बरियल्स, मतलब ऐसे एविडेंस मिले हैं कि एक ही जगह पर 2-2 लोगों को दफना दिया गया है। एविडेंस ऑफ गेम्स सिमिलर टू मॉडर्न डे चेस, ऐसी गेम्स के एविडेंस मिले हैं जो कि आज के चेस जैसे लगते हैं। सो लोथल में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चनुदारो की। तो वो तो फेमस ही अपनी फैक्ट्रीज़ की वजह से था। आप इसे एक इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का मान सकते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज थी। वो क्या प्रोड्यूस करते थे? सील्स, टॉयज़ और बोन्स। और चनुदारो जो है वो ओनली हड़प्पन सिटी थी विदाउट अ सिटाडेल, मतलब वहाँ पे अपर पार्ट नहीं था, लोअर पार्ट ही था। लोअर पार्ट में क्या आता है? सारा का सारा रेसिडेंशियल एरिया आता है। अपर पार्ट जो सिटाडेल होता है उसमें आपने पढ़ा था
रिलीजियस बिल्डिंग्स होती हैं या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बट चन्हुदारो एक ओनली सिटी है, ओनली हड़प्पन साइट है जहाँ पर जो है अपर पार्ट यानी कि सिटाडेल नहीं है। नेक्स्ट आता है कोटडीजी जो कि सिंध में पड़ता है। उसकी बात करें तो यहाँ पर जो घर मिले हैं वो स्टोन के बने हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो आईवीसी के जो घर होते थे वो सारे किस चीज़ से बने होते थे, बर्न्ट ब्रिक्स से बने होते थे। लेकिन यहाँ पे कोटडीजी के जो घर हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। अब जो कोटडीजी जो सिटी थी वॉज डिस्ट्रक्टेड बाय फोर्स, मतलब कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं सड़क पर, मतलब ये मान लीजिए कि जो स्केलेटन मिले हैं उससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो सिटी थी वो कैसे ख़त्म हुई है, वो किसी डिस्ट्रक्शन से, कि ज़बरदस्ती ही इस सिटी को ख़त्म कर दिया गया है। क्या पता शायद उन पर कोई अटैक हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर जो वो मिले हैं ना, रिमेन्स मिले हैं, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो रोड पे मिले हैं एक ही जगह पर, जैसे बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। और उन स्केलेटन्स पे मार्क्स हैं। मेन बात यह है कि जो बोन पे जो है कट्स के मार्क हैं और कुछ कुछ के जो है पार्ट्स ही मिसिंग हैं। ऐसा लगता है कि ये जो है सिटी किसी फोर्स से ख़त्म की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनावली के बारे में, जो कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। अब ये जो सिटी है ये बाकी से कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पर ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग वॉज नॉट ऑलवेज फॉलोड एज इन अदर साइट्स। मतलब ग्रिड प्लान का मतलब क्या है कि 90 डिग्रीज पे रोड कट होंगे, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही बना हुआ था। यहाँ पे क्या मिला है, अ हाई क्वालिटी बार्ले फाउंड इन एक्सकवेशन। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी क्वालिटी का बार्ले मिला है एक्सकवेशंस में। हमने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो कवर कर ली हैं। हमारी 8 साइट्स कवर हो चुकी हैं। इन 8 साइट्स के बाहर क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ था। वैसे तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं, बट आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानने वाले हैं कि उस सिविलाइजेशन का जो कि ऑलमोस्ट इतने पीक पे पहुंच गई थी, जो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी, वो आखिर ख़त्म कैसे हो गई। ऐसा क्या फैक्टर रहा होगा, ऐसा क्या ही हो गया होगा, मतलब इतने अर्बनाइज्ड लोग थे, इतने ऑर्गेनाइज्ड लोग थे, दिमाग से वो इतने डेवलप थे, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि वो सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, वो लोग उस चीज़ को संभाल नहीं पाए फर्दर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा कुछ फुल प्रूफ वो नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, ये हिस्टोरियंस ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं इसके ऊपर कि सो एंड सो रीज़न रहा होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम 2500 to 1750 BC। कहीं बुक्स में 1700 BC मेंशन है, तो कहीं 1800 BC मेंशन है। तो हम इसका एक रफ आइडिया लेकर चलते हैं कि वो सिविलाइजेशन 1200 साल रही होगी। ठीक है, अब आप सोचिए जो सिविलाइजेशन 1200 साल सर्वाइव कर गई है तो उसका डिक्लाइन कैसे आ गया है। तो इसी के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे डिस्कशन डिबेट्स हमारे हिस्टोरियंस ने दिए हैं। हम उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या रहे होंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब जैसे बाहर से किसी ने अटैक कर दिया हो इस सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। सेकंड आता है इनंडेशन, मतलब कोई सैलाब टाइप का आ गया तो ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एपिडेमिक, जैसे पैंडेमिक आया था ऐसे ही एपिडेमिक है, कोई महामारी फैल गई है जिस बीमारी की वजह से सारी की सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स हैं जो कि एस्थेनोस्फेयर में फ्लोट कर रही हैं। अब उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है। सडन डिक्लाइन, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। क्लाइमेटिक चेंज, कुछ ऐसा क्लाइमेट में चेंज आ गया होगा कि मतलब वो लोग सहन नहीं कर पाए होंगे, क्या पता। डिफॉरेस्टेशन और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे वो लोग अपनी सभ्यता फैला रहे थे तो उससे क्या पता उन्होंने पेड़ वेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन हुई होगी, या उनकी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनके रिसोर्सेज कम बढ़ रहे होंगे। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया होगा, क्या पता। फ्लड कुड बी द रीज़न कि बाढ़ आ गई हो जैसे, तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। या फिर डिस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर घग्गर, मान लीजिए कि अगर ये रिवर यहाँ से बह रही है, अब विद टाइम अगर उसका कोर्स यहाँ को शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर जो सिविलाइजेशन रह रही थी तो यहाँ के लोग तो अफेक्ट हो गए ना ऑब्वियसली। पॉसिबली इट कुड बी द रीज़न। इनमें से कुछ भी रीज़न रहा हो सकता है। विद दिस वी रैप अप आवर इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट पार्ट उसका डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वैदिक एरा पे स्विच होने वाले हैं। 7 पार्ट्स में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने
पूरा का पूरा जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वो कंटेंट हमने कवर कर लिया है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से उसको मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। 2-4 क्वेश्चंस यहाँ वहाँ से एग्जामिनर डाल ही देता है। सो वहाँ पे बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं अब यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है और अगर आप लोग टाइम टू टाइम अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप लोग उसको मेमोराइज़ कर पाएंगे। सो एग्ज़ाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।